अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम ऐवान से अवाम तक में खुशामदीद और मैं हूँ आपके साथ नादिया मिर्ज़ा। नाज़रीन, आज के बड़ा हैपनिंग डे था पॉलिटिकली भी और अदरवाइज़ भी, क्योंकि हमने ये देखा कि जो NA 75 जो कि डस्का का इलेक्शन था, जो कि ऑलरेडी कंट्रोवर्शियल इलेक्शन था, उस पर तहकीकात भी जारी थी। आज इलेक्शन कमीशन ने उसका रिजल्ट दे दिया और उन्होंने मुकम्मल तौर पर उसको जो रिजल्ट थे उसको उन्होंने कहा कि ये रिजल्ट हरगिज़ भी काबिल कबूल नहीं है, री वोटिंग यहाँ पर होगी, यानी री इलेक्शन होंगे, और उसको रद्द कर दिया। अब जिस पर हुकूमत का मौक़िफ़ शुरू में यह था कि 23 पोलिंग स्टेशन पे आप दोबारा करा लें, तो उन्होंने कहा अब हुकूमत ने ये डिसाइड किया है कि उसको अपील की जाएगी इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में। तो देखना यह है कि इसका रिजल्ट क्या आता है। लेकिन बहरहाल उसके अलावा जो दो तीन चीज़ें हैं जो मैं आज के प्रोग्राम में डिस्कस भी करनी है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान श्रीलंका का अपना एक विजिट, इंतहाई कामयाब विजिट पूरा करके वो पाकिस्तान वापस आ गए हैं। इस विजिट की सिग्निफिकेंस पे भी थोड़ी सी बात करेंगे, FATF के हवाले से बात करेंगे। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है उसका भी आज मुतवक्के था 4 दिन इजलास होकर उसका ख़त्म हो गया, और आज मुतवक्के है कि उसमें ऐलान किया जाएगा कि आया कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा जाएगा या फिर उसको ग्रे लिस्ट से वाइट में लेकर आ जाया जाएगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए। फिर एक और चीज़ अगर हम देखें तो आज DGMO लेवल्स पे इंडिया और पाकिस्तान के मुलाकात हुई है, और बड़ी अच्छी मुलाकात हुई है बड़े अरसे बाद। उसकी भी अपनी एक सिग्निफिकेंस है, और बात ये तय हुई है कि 2003 में जो LOC का जो सीज फायर हुआ था, जो सीज फायर का मुआहिदा हुआ था, उसने 2018-2000 तक उसने बड़ा 2008 तक आई गेस सॉरी उसने बड़ा काम किया। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि LOC पे जो सीज फायर का मुआहिदा था उस पर काफ़ी वायलेशन भी हुई, उसमें जो नुकसानात हुए, जो जानी नुकसानात हुए वो भी बताए गए। तो ये सारी हैपनिंग है जो कि हमें आज प्रोग्राम में डिस्कस करनी है, और जो हमारे साथ सीनियर पैनलिस्ट हैं उनसे मैं आपका तारुफ करा देती हूँ। हमारे साथ मौजूद है रसूल बख्श रईस साहब, सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वीडियो लिंक पे हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम रसूल बख्श रईस साहब, बहुत शुक्रिया जी आपके टाइम का। इसी तरह सीनियर पॉलिटिकल और डिफेंस एनालिस्ट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जनरल साहब, बहुत शुक्रिया जी आपके टाइम का भी। अब्दुल्ला गुल साहब पॉलिटिकल और डिफेंस एनालिस्ट भी हैं, इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला गुल साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का भी। मैं अगर मुख्तसर सी बात पहले ज़रा PM के विजिट से शुरू कर लूँ, जो ऑल दो कि वो मुकम्मल करके आ चुके हैं, लेकिन बड़ी सिग्निफिकेंस थी ख़ासतौर पे जो माजी में जो श्रीलंका के भारत के साथ ताल्लुकात रहे, और अब जो ताल्लुकात है जो नई गवर्नमेंट के साथ, उस कॉन्टेक्स्ट में रसूल बख्श रईस साहब। अच्छा, जनरल साहब से बात उनको भी आवाज नहीं जा रही है। अब्दुल्ला गुल साहब वहाँ पे वीडियो कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम है, यही सवाल अगर मैं आपको थ्रो करूं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखें, जहाँ तक ताल्लुक़ है प्राइम मिनिस्टर साहब के विज़िट का, बड़ा इंपॉर्टेंट विज़िट है, और उसकी वजह यह है कि एक तो इसकी जो नेचुरली आपको मालूम है कि हमारा जो चाइना के साथ कुर्बत है, और फिर हिंदुस्तान की जिस तरीके से इस खित्ते के अंदर एक चौधराहट है जो वो चैलेंज करता है हर उसको। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो इस चौधराहट के दरमियान में एक शीशा पलाई दीवार बन के खड़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। अब जब बांग्लादेश का मामला आया तब भी, जब नेपाल का आया तब भी पाकिस्तान की तरफ एक उनको ठंडी हवा आई, और इसी तरीके से श्रीलंका के साथ भी हमारे ताल्लुकात जो हैं, सिर्फ ये साइनो पाकिस्तान रिलेशन जो है ये पाकिस्तान के साथ भी है, लेकिन साइनो श्रीलंकन रिलेशनशिप भी हैं। आपको पता है एक बहुत बड़ा पोर्ट हम्बनतोता जो है वो वहाँ उन्होंने चाइना ने बनाया है, जिसकी बड़ी सिग्निफिकेंस है। और ये जो इसी तरीके से जैसे मलाका के अंदर चाइना की अपनी इंटरेस्ट हैं स्ट्रेट्स ऑफ मलाका के अंदर, उसी तरीके से ये इस नीचे साइड के ऊपर भी एक अपना एक ट्रेड जोन कायम करना चाहते हैं। चाइनीज़ की जो है वो हेजमोनिक डिज़ाइंस नहीं है, कम से कम आज तक तो नहीं है। चाइना जो है वो राइज पीसफुली का स्लोगन लेके आया, और उस राइज पीसफुली के अंदर पाकिस्तान एक आहनी दीवार के तौर पर खड़ा है, और पाकिस्तान इसके अंदर बहुत कुर्बानी देता है जिसकी चाइनीज़ लीडरशिप को मालूम है। अब जहाँ तक श्रीलंका का ताल्लुक है, श्रीलंका के पाकिस्तान के जो ताल्लुकात थे, जो ट्रेड रिलेशन शुरू हुए वो 1948 में, बैक इन 1948 जो है वो शुरू हो गए, और पाकिस्तान और श्रीलंका हमेशा करीब रहे, और प्रेसिडेंट जयवर्धने के दौर में हम और भी बहुत करीब आए। अब हालिया जो हमारा जो मिलिट्री का उनके साथ जो काम चलना शुरू हुआ, और हमारी जो डिफेंस एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन डेपो जिसको हम कहते हैं, उसने जिस तरीके से जब यहाँ हमारे वो उन्होंने सेमिनार्स किए, उन्होंने अपनी जो ट्रेड फेयर्स थे वो लगाए,
उसके नतीजे में श्रीलंका हमसे बहुत करीब आ गया। न सिर्फ वो एरोनॉटिक उसके अंदर हवाले से, बल्कि जो अदर इक्विपमेंट जो हमारा पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज और दीगर जो हमारे इदारे बनाते हैं, उसके हवाले से उनको बहुत जो है पाकिस्तान से एक ठंडी हवा आती है। मैं जरा एक जो बात इसके अंदर अहम है वो मैं ज़रूर कर दूं कि जब तमिल टाइगर्स का मामला आया और जब जिसको हिंदुस्तान जो है वो पूरा सपोर्ट कर रहा था, उस वॉर के अंदर बाकायदा इजराइल भी घुस गया और उसको जाके, और पाकिस्तान जो था उसने हमेशा जो है वो श्रीलंका की एक इखलाकी और एक जो बैनुल अक़वामी तौर पर एक सपोर्ट की, जिसका जिक्र भी किया था जिक्र भी जो है वो वज़ीर आज़म साहब ने जब वहां पर गए थे। रसूल बख्श रईस साहब, यही सवाल आपसे, इतनी सिग्निफिकेंस तो बताई भी है अब्दुल्ला गुल साहब ने, इसका इम्पैक्ट आप किस तरह से आने वाले दिनों में देख रहे हैं? राब्ता नहीं हो रहा हमारा। रसूल बख्श रईस साहब, मैं ये बात कर रही हूँ, आपसे सवाल पूछना चाह रही हूँ। अब्दुल्ला गुल साहब ने इस विजिट की सिग्निफिकेंस का तो की डिटेल से आगाह किया है, इसमें अगर आप कुछ ऐड करना चाहें, प्लस इसका इम्पैक्ट फ्यूचर में। उनको आपकी आवाज नहीं जा रही। मैं जनरल साहब से बात कर लें। आपकी आवाज नहीं आ रही। जनरल साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज मुझे तो आ रही है जी। हाँ सर, तो फिर यही सवाल आपसे मैं कर लेती हूँ कि फ्यूचर में इसका इम्पैक्ट क्या होगा। ये जो सिग्निफिकेंस थी जो अब्दुल्ला गुल साहब ने भी बयान की, आप इसमें बेशक ऐड करिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, इसको मैं तो इस तनाज़ुर में भी देखता हूँ कि आपको पता है कि कुछ ममालिक ऐसे हैं जो चाइना की पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एक्सपेंशन है BRI की शक्ल में और बाकी और जो अपने तरीके कर रहे हैं, क्योंकि वो शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी में यकीन रखते हैं और अपने नेबर्स के अलावा आपको पता भी अफ्रीका में, मिडिल ईस्ट में और जगहों पे अपनी जगह बना रहे हैं। तो कुछ ममालिक इसको अपोज कर रहे हैं और कुछ ममालिक उनका साथ दे रहे हैं। तो श्रीलंका इस लिहाज से बहुत अहम था कि ये जानना जरूरी था दोनों साइडों के लिए कि वो किस साइड पर अपना रुख बदलते हैं। और पाकिस्तान आपको पता है कि चीन का हलीफ है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, और हिंदुस्तान और अमेरिका की एक स्ट्रेटजी है, आपको पता है कि इंडो पैसिफिक। आपकी आवाज नहीं आ रही, दोबारा से आप सवाल करें। यहाँ पे दोबारा कॉल मिलाते हैं। मुझे ये लगा कि जो ग्रुप चाइना के साथ है उनकी जीत है ये, क्योंकि श्रीलंका ने बिल्कुल वाजे कर दिया है कि वो उस ग्रुप का हिस्सा नहीं बनेगा जो चाइना को सर्कमवेंट करने की कोशिश कर रहा है या उनको रोकने की कोशिश कर रहा है। और तो इस लिहाज से पाकिस्तान और श्रीलंका और करीब आ गए हैं। आपने ये भी देखा कि बहुत सारे MOU साइन हुए हैं, बहुत सारे मुआहदे साइन हुए हैं, जो मैं समझता हूं कि बाकी तमाम एम्बेसडर्स को भी ये चाहिए कि जिस दिन ममालिक में वो हैं, बुनियाद बनाए अपनी इस चीज को कि इकोनॉमिक कोऑपरेशन और फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएं जहां जहां भी वो है। ये मेरा ख्याल आजकल का नंबर 1 नुकता होना चाहिए। तो मुझे नजर आता है कि आगे चलकर ये ताल्लुकात और मजबूत होंगे। और जैसे बताया कि पास्ट में भी अब्दुल्ला गुल साहब ने जैसे कहा कि हमारे उनके साथ राबत थे और हमने उनकी मदद की है, इसलिए मैं समझता हूं कि वही चीज अभी आगे चलेगी और चल रही है। जी ठीक है, और जाहिर सी बात है जब ये होगा तो फिर खित्ते पे जो उसका असरात होंगे वो भी डेफिनेटली पॉजिटिव। अब्दुल्ला गुल साहब, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आज जो FATF का जो 4 रोज़ा इजलास खत्म हुआ उसके बाद जो डिसीजन आना है, पहले कहीं पाकिस्तान की 7:30 बजे, फिर थोड़ा सा वो डिले भी हो गया। पाकिस्तान ने अब तक जो काविशें की, जो जिस बेसिस पे जो वहाँ उन्होंने रिपोर्ट किया, और डेफिनेटली इन 4 दिनों में उसका एनालिसिस हुआ, पाकिस्तान को एक्सटेंड किया था टाइम उन्होंने अक्टूबर के बाद फरवरी में। पिछले साल भी हमने देखा कि वो उस हद तक मुतमईन नहीं कर पाए, फिर बिल सारे पास हुए। अभी आप क्या देखते हैं पाकिस्तान इस दफा, आपको लगता है कि कुछ बेहतर रिपोर्ट्स हमने दी होंगी? देखिए, जहाँ तक ताल्लुक है, मैं एक श्रीलंका के हवाले से ज़रूर बात करना चाहूँगा कि भारत के अखबार जिस तरह से चिल्ला रहे हैं, इसका मतलब है कि भारत को बड़ी तकलीफ है। और जो हमने देखे हैं वहाँ पर, और फकीदुल मिसाल इस्तकबाल था, और वो बाहर खड़े हुए थे और हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ जिस अंदाज में घुल मिल के
ये पाकिस्तान की इज्जत की बात है और मेरे ख्याल में पाकिस्तान को एक कदावर मुल्क के तौर पर जो है वो इस खित्ते के अंदर रिकग्निशन मिलती जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह, और दिन ब दिन इसमें इजाफा हो रहा है। और वो चाइना का एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर, एक जो नेचुरल एलाई पाकिस्तान को समझा जाता है। जहाँ तक फैटफ का ताल्लुक है, देखें FATF के हवाले से कोई हमें इतनी परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि माजी में मुख्तलिफ जो है हमारे ऊपर तरह तरह की तरमीमें आई। पहले आई, बहुत पहले 70s के लेट 70s के अंदर हमारे ऊपर सिमिंगटन तरमीम आई, फिर उसके बाद जो है प्रेसलर तरमीम आ गई, फिर उसके बाद CWC आ गया, केमिकल वेपन कन्वेंशन हो गया, फिर CTBT आ गया, FMTC आ गया। मुख्तलिफ हीले बहाने थे, नाम तकरीबन जो है वो मकसद फैटफ वाले ही थे, लेकिन जो उनके अमल था वो नाम उनके तब्दील होते जाते थे। 2012 से लेकर 2015 में भी पाकिस्तान ग्रे लिस्ट के अंदर रहा और अल्हम्दुलिल्लाह फिर सुरखरू होकर बाहर आ गया। अब जो अक्टूबर 2020 के अंदर जो इजलास हुआ उसका फैसला आज रात 9:30 बजे मुतवक्का है, लेकिन मैं समझता हूं कि उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर जो एक जोर देना है वो पाकिस्तान को ये जो फैटफ की नंगी तलवार है वो ये लटकाए रखेंगे। और उसकी वजह सबसे बड़ी यह है कि जो अभी हालिया जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जिस तरीके से इंडियन निजात लोगों की भरमार हुई है और जो प्रो इंडिया उनका स्टांस है, जिस तरह से आप जनरल साहब इस बात को बेहतर बता सकेंगे कि 174 F-15 जहाज देने का क्या मकसद है। अभी तो 10 दिन जिसको जुबिलिएशन टाइम कहा जाता है, उस जुबिलिएशन टाइम के अंदर आपने उठा के 174 F-15 जहाज देने की कोशिश उनको बात कर दिए, तो ये तो खतरे की घंटी बज रही है। तो FATF जो है जिसको डोमिनेट कर रहे हैं और खास तौर पे साउथ ईस्ट एशिया के लिए जो अमेरिकन जिनका इंतखाब किया गया है वो तो भारतीय निजात खातून है, तो इसके अंदर मुझे कोई खास खातिर खा वो ऐसे रिजल्ट्स नहीं आ रहे। हाँ, ये जरूर है कि जो इसकी 40 रिकमेंडेशंस थी उसमें से 11 रिकमेंडेशंस जो है वो तकरीबन पाकिस्तान के ऊपर एप्लीकेबल हो रही हैं, बाकी जो है वो इसके ऊपर उस तरह से उनको सीरियस नहीं लिया जा रहा। फिर इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट है कि हमने FATF के ऊपर बहुत सारी मेरे ख्याल में जो हर्डल्स थे जो हमारे लिए बड़े मुश्किल थे वो हमने क्रॉस किए। 27 में से 21 पॉइंट्स तो जो है हमने बिल्कुल कर लिए। अब जो बाकी जो उसके अंदर मामलात बने हैं उसके ऊपर पाकिस्तान की प्रोग्रेस बहुत बेहतर है, लेकिन मुझे लगता है कि पाकिस्तान से शायद डू मोर का मुतालबा न कर दिया जाए, लेकिन यहाँ भी मजबूत हैं। मुझे ये याद है अच्छी तरीके से जब जनरल मैटिस आए थे अफगानिस्तान के हवाले से, तो उस टाइम पे पाकिस्तान के जो वजीर आजम इमरान खान साहब हैं उन्होंने एक बहुत अच्छा फैसला किया कि उन्होंने आर्मी चीफ साहब को भी बुला लिया और वहीं बैठ के उन्होंने तमाम जो मीटिंग थी वो होल्ड की, और वहीं ISI के सरबराह भी मौजूद थे और उनके भी जितने भी डिग्नेटरीज थे वो भी वहाँ थे। इसका मतलब है कि उन्होंने एक पैगाम दिया कि हम जो है सिविल और मिलिट्री जो है वो एक पेज के ऊपर है और पूरा पाकिस्तान जो है आपने अमेरिका का जो बाइडेन का तो जिक्र किया, लेकिन हमने शुरू में ये देखा कि जब से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में किया गया और जिस कंसिस्टेंसी के साथ जो इंडियन लॉबी भी बड़ी एक्टिव और बड़ा वाइटल रोल प्ले करी, उसका भी यहाँ कहीं है चीजें। बिल्कुल बिल्कुल। अब आप अगर FATF के हवाले से देख लें तो FATF वाले पता नहीं ना जाने इंडिया के मामले पे खामोश क्यों हो जाते हैं। ह्यूमन राइट्स की जिस तरह वायलेशन हो रही है, कौन नहीं जानता कि जितने बड़े बड़े डॉन्स हैं वो सारे के सारे या तो हांगकांग में रहते हैं या वो मलेशिया में रहते हैं या वो दीगर ममालिक में, यूरोप के ममालिक में मुकीम है। ये तो खुद इंडिया इसको तस्लीम करता है। फिर उनको जो सैफरॉन टेररिस्ट का नाम दिया है वो तो CIA ने दिया है, RSS के गुंडों को दिया गया है। अब ये RSS जो है ये तो एक मिलिटेंट फेस है और इनका जो असली जो पॉलिटिकल फेस है वो BJP है। अब BJP के जो जिस अंदाज के अंदर उन्होंने, आप अगर गौर करें सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को देख रहे हैं आप, दीगर कवानीन अभी जो किसानों का हवाले से वो चल रहा है, इंसानियत की धज्जियां उड़ा दी गई हैं, अपने लोगों को मारे डाल रहे हैं, लेकिन हमें नजर नहीं, लेकिन उनके ऊपर FATF खामोश है, आंखें बंद है। रसूल बख्श रईस साहब, सर आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। अच्छा सर, अपॉलॉजी सर फॉर दिस सर ऑल डिस्प्लेजर। सर मुझे ये बताएगा कि जो FATF की हम बात करें, FATF का फैसला अगर पाकिस्तान के हक में आ जाता है, यानी पाकिस्तान जो है वो ग्रे लिस्ट से निकल के व्हाइट लिस्ट में आ जाता है या ग्रे, तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा? और if God forbid continues in grey list, then its impact. देखिए ये तो रात 10 बजे पता चलेगा कि वहाँ पे क्या फैसला आया है।
लेकिन यह है कि मेरा ख्याल यह है कि पाकिस्तान ने अपनी, ये देखिए आपकी 2-3 आवाज़ें आ रही हैं तो मैं बात सुन नहीं सकता। मेरे ख्याल में ये कोई मसला है आपके कम्युनिकेशन में। सर आपकी आवाज़ हमें बिल्कुल क्लियर आ रही है, तो आई एम श्योर कि नाज़रीन तक भी बिल्कुल क्लियर जा रही होगी। देखिए, ये मैं बात ये कर रहा था कि पाकिस्तान ने वो तमाम इक़दाम किए हैं जो ज़रूरी थे, और इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि पाकिस्तान को इससे निकाला जाए। ओके सर, वो कौन सी, अगर पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में, मैं वही बात कर रही हूँ, चले खैर हम इस पे ज़्यादा प्रेडिक्ट भी नहीं करते और नहीं करते जब तक कि फैसला आ जाता है, रिजल्ट आ जाता है। जनरल साहब, यही सवाल आपसे करती हूँ कि पाकिस्तान ने जो एफर्ट्स की हैं, हमने लास्ट टाइम भी देखा कि असेंबली का सेशन भी इस वजह से काफ़ी ज़्यादा उसमें भी एक बैड टेस्ट डेवलप हुआ, काफ़ी शोर शराबा भी हुआ, ऑपोजिशन ने उसको नहीं करने दिया, वो एनआरओ वाली बात है, ये तमाम चीज़ें अपनी जगह होती रहीं, ज्वाइंट सेशन बुलाना पड़ा, एक बिल पास हुआ, उसका इम्पैक्ट आपको लगता है आने वाले डिसीजन पे हमें कहीं ना कहीं नजर आएगा? जी देखिए, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान ने अपनी बसात से ज्यादा कोशिश करके ये तमाम चीजें की हैं जिनका आप जिक्र कर रही हैं। जैसे पहले अब्दुल्ला गुल साहब भी कह रहे थे, डॉक्टर रईस साहब भी कह रहे हैं, जो हमने मेहनत की है, कोशिश की है। आज बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा कि क्या ये वाकई एक फाइनेंशियल रेगुलेटर किस्म का प्लेटफॉर्म है जो कि टेररिज्म के खिलाफ जो फंडिंग है उसको देखता है, मनी लॉन्ड्रिंग को देखता है, या फिर ये एक पॉलिटिकल टूल है बड़ी ताकतों के हाथ में। और आपने बार बार भारत का नाम लिया, याद रखिए कि इसमें और बड़े मुल्क भी हैं, और ऐसा मुल्क भी शामिल है जो भारत का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। तो हो सकता है भारत एक सामने फेस हो और पीछे कुछ और। मेरा अपना अंदाजा ये है, जो अब तक मैंने देखा है, कि पाकिस्तान, ये मैं जो बात बता करने वाला हूं इसको मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा, पाकिस्तान विल गो इनटू लाइट ग्रे। कैसे, क्यों मैं ये कह रहा हूं? अगर ग्रे में रखा तो वो ऐसे करेंगे, बहुत आपकी तारीफ करेंगे, कहेंगे क्या बात है, आपने बहुत कोशिश की है, बहुत मेहनत की है, बस थोड़ी सी और कर लीजिए, हम जून में इसको जो है ना रिव्यू करेंगे। एक ये हो सकता है इसका आउटकम। दूसरा ये हो सकता है कि वो आपको प्रोविजनली वाइट कर दें और साथ कहें कि आपको मजीद ये सब कुछ करना है, हम आपको टेम्परेरीली वाइट में कर रहे हैं, लेकिन हम देखेंगे जून में कि जी आप और कितना वो करते हैं। तो जैसे जिसको मैं कह रहा हूँ ना, दे विल कीप यू लाइट ग्रे, और कंडीशंस होंगी, मुझे ये नजर आ रहा है। और अगर ये मेरी बात सच साबित हुई तो इसका ये मतलब होगा दिस इज प्योरली अ पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट इन द हैंड्स ऑफ ग्रेट पावर्स। और चूंकि अमेरिका ने हमसे बहुत खिदमत और करवानी है अफगानिस्तान में, पहले भी हमने बिला मुआवजा उनकी बहुत खिदमत की है वहीं पर, तो इसलिए मुझे लगता है कि ये बस हमें एज पे रखेंगे, ग्रे और व्हाइट के कहीं दरमियान में कोई जगह तलाश करेंगे जहां पर ये हमें रखेंगे। ये मेरा अंदाजा है, और आगे देखिए फिर क्या होता है। जहां तक ये बात है कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, नेचुरली उनका पूरा क्लाउड है, और जितनी यूरोप की तजारत है और वेस्ट में है, वो इस पर इम्पैक्ट इसका पड़ता है, तो वो तो पड़ेगा। लेकिन जैसे अब्दुल्ला गुल ने कहा कि हम इससे ज्यादा सख्त टाइम में से गुजरे हैं, जब उस वक्त वो अब्दुल्ला गुल साहब तो कह रहे थे ना कि मकासद वही है, मकासद उस किस्म के हैं, वही नहीं है। पहले आपको पता है कि एटमी ताकत हमें वो चाह रहे थे कि हम ना बने, उस पर उसकी वजूहत थी। फिर वो चाह रहे थे कि हम अफगान तालिबान की हमायत करें ताकि रूस निकले। आज वो ये चाह रहे हैं कि हम अफगान तालिबान से दूर हो जाएं, चाइना से दूर हो जाएं, सीपैक को छोड़ दें। तो ये ऐसी बातें हैं, भला वो हमें कहाँ वो वारा खाती हैं। ठीक है, तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा, देखिए आगे क्या बनता है। जी ठीक है। अच्छा रसूल बख्श रईस साहब, मुझे मुख्तसरन आपसे ये भी जानना है इसके साथ साथ कि आज जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जो एक वर्चुअल खिताब भी किया, और वो इसका बारहा जिक्र करते भी हैं, कई प्लेटफॉर्म पे उन्होंने ये बात की है कि शफाफियत और कानून की हुक्मरानी चाहते हैं, रकूम की मुंतकिली से मुतालिक इदारों को मजबूत बनाना होगा, तरक्की पजीर ममालिक से खरबों रुपए गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क मुंतकिल हो जाते हैं, इसको रोकने के लिए भी कुछ ना कुछ इकदामात करने होंगे। तो आपको ये लगता है कि ये तरक्की पजीर ममालिक से जो रकूम होती है, तो तरक्की याफ्ता ममालिक इस बात को सीरियस लेने को तैयार हैं? मेरा नहीं ख्याल है कि वो इसको संजीदा लेंगे,
क्योंकि मुस्तफीद हो रही हैं कि जितना लूट मार का पैसा है तरक्की पजीर ममालिक से और यहाँ का हुक्मरान तबका हमेशा से करता आ रहा है, वो जाके वहाँ की फाइनेंशियल कंपनियों में लगाते हैं, बैंकों में रखते हैं, रियल एस्टेट खरीद करते हैं, तो उनकी मईशत तो तरोताज़ा होती रहती है। उसमें जो हमारा खून पसीने की कमाई है वहाँ जाती है, ये खरबों डॉलर्स में है, जो पाकिस्तान के जो हमारे हुक्मरान तबका रहा है उसके जो एक अंदाजा है कि 100-200 बिलियन डॉलर से भी कहीं ज्यादा उन्होंने वहाँ पे मगरब में रखा हुआ है। तो अगर वो पैसा उनके पास आ रहा है तो वो क्यों इस किस्म के कोई इकदाम करेंगे? वहाँ अपने मुल्कों में उनके कवानीन इतना सख्त हैं कि अगर आप कोई मकान खरीद करें, कहीं कंपनी में कोई स्टॉक ले, तो आपको जवाब देना पड़ता है कि आपकी आमदनी के जराए क्या थे। और वहाँ पे चूंकि दस्तावेजाती मईशत है तो वहाँ पे ये पता चल जाता है कि आपने कितना टैक्स दिया था, पिछले साल आपकी कितना आमदनी थी, आपने सरमायाकारी कहाँ पे की हुई थी, वहाँ पे शफाफियत है। जहाँ तक कि उनके अपने शहरी हैं और अपनी कंपनियां हैं और अपनी तिजारत है या अपनी सनत है, उसके बारे में तो वो शफाफियत है। लेकिन अरब ममालिक से, अफ्रीकन ममालिक से, लातीनी अमेरिकन ममालिक से और जनूबी एशिया से जो यहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग वहाँ पे हो रही है उसके बारे में वो संजीदा नहीं होते। कुछ इमरान खान जैसे रहनुमा तरक्की पजीर ममालिक से आवाज़ उठाते रहते हैं, लेकिन ये पहली दफ़ा आवाज़ नहीं उठाई जा रही, कई दहाइयों से ये बात हो रही है, लेकिन मगरब ने कुछ भी नहीं किया इस सिलसिले में। क्योंकि ये जो ये ज़र की मुंतकली है, दौलत की मुंतकली है तरक्की पजीर ममालिक से, उनको तरक्की पजीर ही रखेगी। उनको तरक्की याफ्ता होने में काफ़ी देर लग जाएगी अगर यही सिलसिला जारी रहा। ये हालांकि अगर ये लूट मार का पैसा हमें वापस कर दे तो हमें कर्जों की भी जरूरत नहीं है। और ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है, जितना तरक्की पजीर ममालिक है सबके कर्जे खत्म हो सकते हैं। कर्जे लिए ही इसीलिए जाते हैं कि इस तरह से लूट मार के लिए कोई रास्ते तलाश किए जाए। इट्स डेफिनेटली अ बिग गेम। अब मुझे ये बताएं कि ऐसे मामलात पे एफएटीएफ नजर क्यों नहीं डालता? मतलब उसको तरक्की पजीर ममालिक इन चीजों पे, इसकी लॉबिंग, ये सब चीजें नजर आ रही हैं जैसे आपने भी कहा, लेकिन ये वाला जो मामला है जो अगर 2.25 अरब बिलियन डॉलर्स, ये कोई छोटी रकम नहीं है कि तरक्की पजीर ममालिक से तरक्की याफ्ता ममालिक में ट्रांसफर हो जाती है, उनकी इकॉनमी फ्लोरिश हो रही है और हम यहाँ कर्जों में डूबे चले जा रहे हैं। देखिए, जहाँ तक ताल्लुक है, जनरल साहब ने बहुत खूबसूरत बात की कि तब के उनके जो डिज़ाइंस थे तब उनको अफ़गानिस्तान के अंदर ज़रूरत थी पाकिस्तान की। पाकिस्तान ये वक्त भी आया कि पाकिस्तान ने उनकी इमदाद पीनट्स कह के जो है वो, जिमी कार्टर वहाँ आपको पता था, तो वो उनको पीनट कह के जो है वो वापस कर दी थी। और फिर पाकिस्तान को उन्होंने हम न्यूक्लियर भी बनाते रहे और उन्होंने इसके ऊपर खामोश रखा। क्यों खामोश रखा? उनको क्या मालूम नहीं था? बिल्कुल पता था। तो जब बार्थोमोलियो आया था तो उसने क्या कहा था कि मुझे मालूम है कि आपके बैकयार्ड में एक जानवर है जो विच लुक्स लाइक अ डक, विच क्वैक्स लाइक अ डक, विच वॉक्स लाइक अ डक। जनरल साहब को बहुत अच्छे तरीके से ये पता है बात का। तो गुलाम इसहाक साहब ने कहा कि व्हेन आई से इट्स नॉट ए डक, इट्स नॉट ए डक। तो दिस मीन्स के पाकिस्तान, और फिर बाद में मिस्टर न्यूक का आर्टिकल छपा था और फिर गुलाम इसहाक खान साहब के साथ। लेकिन बहरहाल हम उस बहस में नहीं जाते। हम ये देखते हैं कि अमेरिका ने हमें स्ट्रेटेजिक पार्टनर रखा है। हमारा और इंडिया के अंदर ये फ़र्क है कि इंडिया जो है वो उनका नेचुरल एलाई कहता है, जबकि पाकिस्तान को मेरे ख्याल में अपनी डिप्लोमेटिक एफर्ट्स को थोड़ा सा मजीद तेज़ करके ये कोशिश करना चाहिए। माजी के अंदर भी जाहिर है बहुत ज़्यादा बैकलॉग आ गया और फिर अभी भी जाहिर है हम मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है, लेकिन हमें ये बताना है उनको कि इंडिया तो रॉन्ग साइड ऑफ हिस्ट्री के साथ खड़ा था, वो तो रशिया के साथ खड़ा था, वो तो इस खिते के अंदर अमेरिका के खिलाफ खड़ा था, जबकि पाकिस्तान जो था वो दहशतगर्दी की जंग शुरू हुई तो भी फ्रंट लाइन स्टेट था। जब जनरल मैटिस गया वहां 5000 ट्रुप्स मांगने के लिए तो इंडिया ने टका सा जवाब दे दिया और उन्होंने कहा जाओ भाग जाओ, हम तुम्हें जो है वो कोई नहीं करते। हद यह है कि जनरल मैटिस जब काबुल एयरपोर्ट पे लैंड कर रहा था, भाई पाकिस्तान से तो जहाज नहीं गया था, फिर मिसाइल का हमला कैसे हो गया, किसने उनको इंफॉर्मेशन दे दी? ये सारा भारत जो है ना, ये सारी बदमाशी उनकी है, ये जानबूझ के ये काम करते हैं। लेकिन आज क्योंकि जो नीचे स्टाफर्स हैं उनके और जो आज भारत के लोग जो है वो वहां छाए पड़े हैं,
मैं नहीं समझता, बिल्कुल जैसे अभी जनरल नईम साहब ने बोला, बिल्कुल ठीक कहा कि कोई वाइट ग्रे लिस्ट के दरमियान में कोई, देखे ना, उन्होंने पाकिस्तान से अभी काम करवाने हैं, अभी उनको इस खित्ते से या उन्होंने रहना है या जाना है, ये डिसाइड होगा मई में, क्योंकि दोहा एग्रीमेंट जो है वो मई को लैप्स कर रहा है। उससे फैटफ का क्या लिंक बनता है? उससे सारा असल तो आर्म ट्विस्टिंग फैटफ के जरिए है ना जी। असल में और क्या उनके पास, देखें पाकिस्तान का कोएलिशन सपोर्ट फंड उन्होंने नहीं वापस किया आज तक। भाई हमारे पैसे हैं, हमें वापस करो। लेकिन उसके मुकाबले में इंडिया के ऊपर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है, ना उनके ऊपर कोई ट्रेड एम्बार्गो है, ना उनके ऊपर कोई डिफेंस जो है वो इंपोर्ट का एम्बार्गो है कि भाई आप डिफेंस इक्विपमेंट नहीं खरीद सकते। ये सारी बातें पाकिस्तान को दबाने के लिए हैं और FATF उसका एक पॉलिटिकल टूल है। कम से कम मुझे कोई इसमें शक नहीं ये है कि पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 9:30 तक उनका वो फैसले से आगाह किया जाएगा कि आया 4 दिन में जो पाकिस्तान ने अपने तई जो तमाम एफर्ट्स की हैं, जो रिपोर्ट जमा कराई हैं, उसकी रोशनी में उन्होंने क्या फैसला किया। मैं थोड़ा सा टॉपिक को अब जरा स्विच भी करूंगी। आज की जो पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल सिनेरियो बना है, एक तरफ हम सेनेट इलेक्शन के मामला भी देख रहे हैं, वो एक सदारती रेफरेंस भी चल रहा है, लेकिन उस दौरान जो बाय इलेक्शंस हुए, खासकर जो NS 75 का इलेक्शन हुआ, वो पहले बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट हुई और वो इतनी हाइप क्रिएट हुई कि वो फिर काफी हद तक नहीं, अब तो मुकम्मल तौर पर ही वो कंट्रोवर्शियल भी हो गया। इलेक्शन कमीशन में केस गया, इलेक्शन कमीशन ने आज को उसको मुकम्मल तौर पे नल एंड वाइड या कैंसिल उसको कर दिया और उनका कि जी वहां पर अब री इलेक्शन होंगे। उसके अलावा जो एक्शंस इलेक्शन कमीशन ने लिए हैं वो सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं है। उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने वहाँ के DC को, DPO को, AC को, SDPO को, डेस्का के और कमिश्नर को, RPO को उन्होंने वहाँ से मुअत्तल किया, रिमूव किया। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि पंजाब में के CS यानी चीफ सेक्रेटरी और जो IG हैं जिनके फोन भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे, उनको भी बुलाया है, यानी उनको समन किया है। और उसके साथ साथ उन्होंने फराइज से गफलत में, वही जो मैं बता रही हूँ, इलेक्शन कमीशन का कमिश्नर गुजरावाला डिवीजन RPO को 2 से हटाने का हुक्म, ये तमाम चीजें, ये डेवलपमेंट है। तो जरा जनरल साहब इस पे भी आप आगाह कीजिएगा। एक बहुत बड़ा इम्तिहान, बल्कि इसको जंग भी लोगों ने करार दे दिया था। ECP के इस डिसीजन को आप किस तरह से देखते हैं कि हुकूमत तो कहती है कि ये जिन हल्कों में फ्री एंड फेयर हुआ है वहां पर क्यों हो रही है और हम अपील में जाएंगे अब इस पे? देखें जी, मैं तो समझता हूँ कि डिसीजन ऐसी ही बेहतर होती है जिसमें कोई शक शुबा बाकी ना रहे। और हुकूमत को क्या एतराज होगा अगर हुकूमत अपनी जीत का ऐलान करती है, जो कि किया है, तो अगर इलेक्शन सब में हो या पार्शल हो, सवाए खर्चे के और क्या एतराज हो सकता है? हुकूमत की तरफ से मैं बात कर रहा हूँ। और चूंकि अपोजिशन का ये डिमांड थी, तो मैं तो समझता हूँ कि ये बिल्कुल सही डिसीजन है और मुनासिब डिसीजन है और दोनों साइडों को कोई इतराज नहीं होना चाहिए। बल्कि अब तो सही मानों में दूध का दूध और पानी का पानी होगा, क्योंकि अब एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्शन होना है, सबकी नजर वहां पर होगी, तमाम कंसंट्रेशन उधर होगी और ख्याल रखा जाएगा कि कोई इसमें ऊंच नीच ना हो। तो मेरी नजर में तो ये सही फैसला है और इस पर मुझे नहीं मालूम कि हुकूमत क्यों जाएगी अपील में, जबकि हुकूमत ने तो ये फैसला कर लिया है, वज़ीर आज़म ने इसकी मंजूरी भी दे दी है। जी, मैंने कहा वज़ीर आज़म ने इसकी मंजूरी दे दी है कि इसकी अपील में जाया जाए सुप्रीम कोर्ट में। अच्छा रसूल बख्श रईस साहब, ये तो वो एक्शन हो गए जो फौरी तौर पर लिए गए, किसी को बुला लिया गया, किसी को हटा दिया गया, लेकिन जिस तरह से वहां ये तमाम जो पोलिंग का जो प्रोसेस था उसको सबोटेज किया गया, फायरिंग के वाकयात हुए, 2 लोगों की जानें, कीमती जानें वहां पर जाया हो गई, क्या ये भी पता करा सकेंगे? और इलेक्शन कमीशन का मैंडेट है कि ये भी पता कराएं कि कौन इन्वॉल्व था और उनको भी कोई ना कोई सजाएं दी जाए या पब्लिक किया जाए, क्योंकि अपने प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, रिटर्निंग, उनके हवाले से तो उन्होंने कह दिया है। जो यहाँ पे कत्ल के और लड़ाई झगड़े के फसाद हुए हैं, वाकयात हुए हैं, उसकी तो जिम्मेदारी मैं नहीं समझता कि इलेक्शन कमीशन पे है या उसके फराइज में से है कि उसकी इन्वेस्टिगेशन करे। ये क्रिमिनल एक्ट है, ये तो क्रिमिनल एक्ट है। मैं रिगिंग की बात कर रही हूं, जो इल्जामात लगे थे, फिर उनके अफसर्स कहाँ गायब हो गए, धुन में चले गए, ये तमाम चीजों पे बात हो रही थी ना सर? नहीं, वो तो अलग है, वो तो जाहिर है कि वहाँ पे जो दायरा कार है और दायरा इख्तियार है इलेक्शन कमीशन का, वहाँ पे है।
वो उनसे पूछे कि वो कहाँ पे थे, क्यों राब्ते में नहीं थे, वो सब कुछ करना चाहिए। हम तो बात कर रहे थे कि जो कत्ल हुए हैं दो, जी जी जी, और वहाँ पे जो हमले किए गए हैं, असला की नुमाइश हुई है, वो जिम्मेदारी मकामी पुलिस की बनती है कि क्या उन्होंने उन लोगों को तलाश किया है जिन्होंने के कत्ल किए और फायरिंग की, उनके पीछे कौन थे, वो तहकीकात करके उनके खिलाफ मुकदमा बनने चाहिए और उनको जेल में डालना चाहिए और गिरफ्तार करना चाहिए। ये मकामी जो पुलिस है उनको इंतजामिया उसकी जिम्मेदारी है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की नहीं है। जो भी फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किया है, जाहिर है कि पीटीआई को उस पर एतराज है, सुप्रीम कोर्ट में जा रही है, लेकिन ये फैसले जल्द होने चाहिए कि क्या 20 या 17 जितना जहाँ पे के शकूक व शुबात हैं वहाँ पे इलेक्शन दोबारा हूँ या सारे हल्के में हूँ, इसका फैसला तो जाहिर है फिर अब सुप्रीम कोर्ट करेगा अगर हुकूमत ने फैसला कर लिया है। मैं तो जनरल साहब की तायीद करता हूँ कि ठीक है, बजाय इसके कि दोबारा 20 हल्कों पे हो, सारे हल्के में हो जाए और देख लेते हैं कि कौन जीतता है कौन हारता है, क्योंकि मामला यह है कि शफाफियत हो और वो जिस किस्म के इल्जामात हुकूमत पर और इंतजामिया पर लगाए जा रहे हैं और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो फैसला किया है, मेरा ख्याल है हमें उसकी तायीद करनी चाहिए। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए ये टेस्ट केस भी करार दिया जा रहा था। जब फैसला आना था तो उस्मान डार साहब जो उसी हल्के से हैं, उन्होंने कहा था कि ये एक जंग का एक हो गया है कि इस हद तक ये मामला हो गया कि इसको एक जंग करार दिया था। जब फैसला आ गया, ऑल्दो की हुकूमत ने ये कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट में अपील पे जाएंगे और उनका हक है, आईनी कानूनी हक है। दूसरा, उन्होंने साथ में कहा कि ये इस बात का सबूत है कि हमारे यहाँ इदारे आज़ाद हैं, जो हमने वादा किया था कि हम इदारों पर इन्फ्लुएंस नहीं होंगे, वो कम अज कम हमने किया। तो ये क्रेडिट आप देते हैं गवर्नमेंट को? देखिए, मेरे ख्याल में ये बिल्कुल ये क्रेडिट तो देना पड़ेगा। गवर्नमेंट ने अगर इन्फ्लुएंस किया होता तो बिल्कुल इलेक्शन कमीशन जो है वो इस किस्म का अनाउंसमेंट ना आती और बड़ा सख्त डिसीजन आया। और जैसे आपने जितने लोगों का बताया है सारा, उन लोगों को, लेकिन अब देखना यह है कि क्या कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होगी और कोर्ट ऑफ इंक्वायरी कंडक्ट करना बड़ा ज़रूरी है और वो इम्पार्शल होनी चाहिए। और वो जब इम्पार्शल एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी सामने आएगी, उसके रिजल्ट सामने आएंगे, पता चलेगा। देखें, हकीकत यह है कि कुछ गवर्नेंस के इश्यूज तो हैं ना, और उन्हीं की बुनियाद के ऊपर ये यकीनन किसी भी हुकूमत के लिए जो सर्व कर रही होती है उसके लिए एक बहुत बड़ी, ये एक थोड़ी सी मायूब बात होती है। इट्स अ बिट एम्बैरेसिंग कि आप जो है वो इलेक्शन के अंदर आपकी फतह ना हो सके। लेकिन उसके बावजूद देखना यह है कि वो कौन से एरियाज हैं, क्योंकि किसी एक फर्द वाहिद की वजह से पूरी हुकूमत को नहीं आप ब्लेम कर सकते। अगर वहाँ कोई फर्द वाहिद अपनी परफॉर्मेंस नहीं शो कर रहा था, जिसका रिजेंटमेंट जो है वो अवाम ने वोटों की शक्ल में या किसी भी शक्ल में वो देने की बात की, और वहाँ जो इस हद तक चला गया कि जंग और जदल का जो माहौल था वो तामीर हो गया। देख, अब इसमें नादिया साहिबा एक बात बहुत अहमियत है कि हम जो मजहबी फ़िरका वारियत है उसके नतीजे में भी इंसानी जानों का ज़या हो जाता है। लेकिन जब ये सियासी फ़िरका वारियत का रंग देगी, ये जो पॉलिटिक्स है, तो फिर ये एक बहुत ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार हो जाएगी। कुछ अरसे से हम ये देख रहे हैं कि सियासत के अंदर तशद्दुद जो है और इस किस्म के जो कत्ल के वाक़यात हैं, फायरिंग के वाक़यात हैं, वो आ रहे हैं। कुछ अर्सा फिजिकल वायलेशन भी है, वर्बल वायलेशन भी है। बिल्कुल, आप देखें वुकला की तरफ से भी, मतलब अभी वुकला मेरे से नाराज ना हो जाएं, लेकिन उनकी वीडियोस इस तरह से आ रही हैं जिसके अंदर खुलेआम फायरिंग हो रही है, इलेक्शन जीतने की खुशी में या किसी और वजह से भी फायरिंग हो रही है। ये माहौल हमें इसको ठंडा करना पड़ेगा। पाकिस्तान जो है एक अमन पसंद मुल्क है, इलेक्शन होते रहते हैं, हार जीत भी होती है इसके अंदर। हुकूमत, और अगर कोई एक दो सीटें हार भी गई तो इसका ये मतलब नहीं है कि हुकूमत घर जा रही है, और बहुत सारे मौके हैं, लोगों के दिल जीत लेंगे वहां अगर कोई कमियां कोताहियां हैं। लेकिन क्या इससे ये सवाल नहीं उठता कि कहीं ना कहीं कोई एक कमी रह गई थी, कोई फ्लॉ था गवर्नेंस के अंदर? उस गवर्नेंस के फ्लॉ को जो है वो चेक करना पड़ेगा। बिलखसूस पंजाब के अंदर भी आपको देखना पड़ेगा, उस स्पेसिफिक एरिया के अंदर भी देखना पड़ेगा। सिर्फ सरकारी एहलकारों को मुअत्तल करके मामलात नहीं ठंडे होंगे जब तक कि कंप्लीट है, उसको हाँ, अंजाम तक पहुंचाना अंजाम तक नहीं पहुंचेगी वो। ठीक है। अच्छा, जो हमने जनरल साहब, जो हमने डस्का इलेक्शन में NA-75 में देखा, जो इस एपिसोड में अमूमी तौर पे यही कहा गया कि ये तो ट्रेलर था,
अगर हम इलेक्टोरल रिफॉर्म के बगैर या इलेक्शन कमीशन के ड्यू रोल के बगैर जनरल इलेक्शन की तरफ चले जाते हैं तो फिर तो जंग का मैदान बन जाएगा। अब आने वाले दिनों में इलेक्शन कमीशन की इंपॉर्टेंस क्या होगी, क्योंकि आज का एक तगड़ा फैसला देके उन्होंने अपनी इंपॉर्टेंस का इजहार तो कर दिया कि कुछ नहीं करते आए थे वो अलग बात है, लेकिन आज उन्होंने कर दिखाया। आने वाले दिनों में किस तरह से इसको अपने जो साख है उसको बेहतर बनाना जरूरी है और बनाएंगे? जी देखिए, जब टोटल पूरे मुल्क में इलेक्शन होते हैं तो आपको काम करने के लिए कुछ और इंस्टीट्यूशंस का सहारा लेना पड़ता है। इलेक्शन कमीशन के पास तो ये इतने वसाइल नहीं है, और सिर्फ मेरा ख्याल है कि जो सिविल मशीनरी है वो शायद इस काबिल नहीं है। मैं फौज को तो मैं कहूँगा कि आउट ही रखना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा उसके बारे में कंट्रोवर्सी चल पड़ी थी, लेकिन रेंजर्स और शायद इन लोगों को इस्तेमाल करना पड़ेगा आइंदा। लेकिन मैं एक और बात की तरफ तवज्जो देना चाहूँगा, मबजूल करवाना चाहूँगा, वो ये है कि देखिए जो बड़े लीडर होते हैं ये सिर्फ पॉलिटिकल लीडर होना काफ़ी नहीं है, इनको समाज की तरबियत में भी हिस्सा लेना चाहिए, उनको गाइड करना चाहिए। इस कदर ये जितनी कड़वाहट पैदा हो गई है माशरे में सियासी बुनियादों पर या और बुनियादों पर भी, इसको ख़त्म करने की जिम्मेदारी भी इन्हीं बड़े लीडरों के पास है, इनके कांधों पर है। इनको अपनी जुबान, अपने अपने इशारे, अपनी हर चीज को इस तरीके से सामने लाना चाहिए कि दुनिया उनके देखें, वो उनको लीडर मानते हैं, बड़े लीडर, वो उनको फॉलो करते हैं। तो जो वो जुबान इस्तेमाल करते हैं, जिस किस्म का लहजा इख्तियार करते हैं एक दूसरे के खिलाफ, वो फिर फैल जाता है पूछे नीचे पूरे पब्लिक में। तो मैं समझता हूँ कि ज्यादा जिम्मेदारी इन बड़े लीडरों की अपनी है कि अगर वो ये चाहते हैं कि अमन अमान से ये मुल्क चले और लोग एक दूसरे की गर्दनें ना काटें, तो ये भी अपने रवैयों में जरा इखलाक पैदा करें, जरा एक दूसरे के लिए बर्दाश्त पैदा करें और अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किया करें, बेशक वो मुखालफत नहीं हो। तो मैं तो ये इनसे सदा करूंगा कि ये सिर्फ छोड़ ना दें। पुलिस तो इन्हीं की तरफ देख रही है, ब्यूरोक्रेसी इन्हीं की तरफ देख रही है, और ये काम सिर्फ जुडिशरी या इलेक्शन कमीशन नहीं कर पाएगा, ये पूरे माशरे की जिम्मेदारी बनती है, और इसमें बड़े लीडर के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है किसी एक लीडर का मैं नाम नहीं ले सकता जिसके बारे में मैं ये कह सकूं कि उसमें मतानत है, उसमें संजीदगी है, उसमें इखलाक है, और वो सबको साथ लेकर चलने का अहल है। बिल्कुल आपने सही कहा कि हमें बहुत सारी चीजों को कंट्रोल करना पड़ेगा, चीजों को बैलेंस करना पड़ेगा। अगर हारते हैं तो अच्छी बात है, अगर जीत जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर हार जाते हैं तो अपनी शिकस्त को तस्लीम करने का हौसला भी रखना पड़ेगा। दूसरी चीज जो रसूल साहब आपसे मैं जानना चाहूंगी, अगर फैसला हमारे खिलाफ आ जाए तो वो जो है वो मैच फिक्स्ड हो जाता है। जब परवेज रशीद साहब का फैसला आया, उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए, तो ट्वीट आ जाती है मरियम साहिबा की कि फिक्स्ड मैच। और आज जब फैसला पीएमएलएन के हक में आ गया या उनका मुतालबा जो था उसको मान लिया गया, तो हक और सच की फतह। तो एक तरफ तो जो इदारों का जो काम है वो उनको अपनी मैंडेट को लेके चलना होगा, और जिस तरह से जनरल साहब ने कहा कि अपने दिल भी कुशादा करने होंगे, तो ये भी तरबियत होनी चाहिए सियासी लीडर्स की। देखिए, ये किरदार की बात है कि किरदार में अगर वो इंटेग्रिटी नहीं है, ऑनेस्टी नहीं है, तो वही बातें आपको सुनने में मिलती हैं, वही बातें हमारे रहनुमा मर्द और ख़वातीन करते रहते हैं। तो क्या एतबार करें और क्या इज्जत होगी दुनिया में कि जीत जाए। जिस तरह से आपने बिल्कुल वजह तौर पर कहा, तो शादियाने और खुशी के जश्न और इंसाफ, शफाफियत, सब कुछ हार जाए तो धांधली, ये नई बात नहीं है। ये तो तोतों वाली बात है कि ये उसी तरीके से कहे जा रही हैं पिछले 40-50 साल से, कि कोई रिवायत ही नहीं पड़ी कि जब वो इक़्तिदार में होते हैं तो तब अगर आप समझते हैं कि खराबी है इलेक्शन कमीशन के कवानीन में या इदारे कमजोर हैं, उनको आप ठीक करें ताकि शफाफियत रहे। तो ये पुरानी बातें हैं और अभी तक दोहराई जा रही हैं कि जीत जाएगा। अगर कोई फैसला अदालत को उनके हक में आ जाए तो इंसाफ है, उनके खिलाफ आ जाए तो अदालतें आज़ाद नहीं है। ये हम बार बार सुन रहे हैं। तो ये किरदार की बात है, और मुझे तो खौफ आता है कि अगर इस किस्म के किरदार वाले लोग
आपके हुक्मरान बने, और जब माजी में बने तो आपने देखा कि उन्होंने मुल्क के साथ क्या कुछ नहीं किया। बिल्कुल सही। अच्छा, एक बात पे तो सब मुत्तफिक हैं, सब काबिल सताइश भी कह रहे हैं फैसले को। आगे इंक्वायरी की भी बात हो रही है कि अब यहाँ तक नहीं, उसको अपने कतई इंजाम तक, मंतकी इंजाम तक पहुँचाना चाहिए। उसके साथ साथ हमने देखा कि मरियम साहिबा कल ये भी कह रही थी कि मेरे पास सारे प्रूफ्स हैं, मुझे सब कुछ पता चल गया है, मेरे पास उन अफसरान के नाम भी हैं, कौन कौन डेरे पे मिला, कौन कौन क्या हुआ। अब चूंकि इस इंक्वायरी को मंतकी अंजाम तक पहुंचना चाहिए, सिर्फ ये एक्शंस काफी नहीं है, ये एक्शंस कराए किसने, ये गेम प्लान का हुआ, ये सारी चीजें भी। तो अब ये उन पर भी नहीं है कि वो जाएं और बताएं कि जी ये मेरे पास है, ये है वो जराए, और फिर वो पेश करें। देखिए असूलन तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि अगर वो ये कह रही हैं, क्लेम कर रही हैं कि उनके पास ये हैं, तो फिर तो वो वैसे ही अदालत उनको जो है वो उनको सुओ मोटो ले लेना चाहिए और उनको बुलाना चाहिए, इलेक्शन कमीशन को बुलाना चाहिए कि आपने ये पब्लिकली बोला है, ये आपने एक्नॉलेज किया है, अब आप इसके लिए जवाब दें। क्योंकि पाकिस्तानी कानून या दुनिया के किसी भी कानून में एविडेंस को हाइड करना एक काबिले ताज़ीरात, ये उसमें जुर्म कहलाया जाता है। इटसेल्फ इट इज अ क्राइम। क्या आपको मालूम है और आप उसको छुपा रहे हैं? तो ये एक दूसरी बात इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारी आवाम गरीब है। ये जो रीपोलिंग होगी, इसका आखिर जो अखराजात है वो कब तक हम टैक्स पेयर मनी से देना लगेंगे? एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सोशल मीडिया पे भी मेरे ख्याल में एक अच्छा बात कि वो जमातें जो कह रही हैं कि ये कराएं, उन्हीं से ले लें। हाँ अच्छा, तीसरी चीज जो जनरल साहब ने भी और रसूल बख्श साहब ने भी फरमाई है, बिल्कुल दुरुस्त कही है, रवैयों को तब्दील करना पड़ेगा, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखानी पड़ेगी। आप मुझे ये बताएं कि हम पॉलिटिकल लीडर्स तो यहां देखते हैं, लेकिन नेशनल लीडर कोई देखते हैं जिसकी निगाह आने वाली नस्ल के ऊपर हो, आने वाले इलेक्शन की जगह? ये बात गौर तलब है। सवाए अफवाज पाकिस्तान, जिसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, हम देखते हैं कि बाकायदा चेंज ऑफ कमांड होती है, जो जाने वाला होता है वो भी वहां मौजूद होता है, उसको बाकायदा गार्ड ऑफ ऑनर मिलता है, जो आने वाला होता है उसको भी गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। एक स्टिक सेरेमनी जो है वो अब, पहले तो नहीं होती थी, लेकिन अब वो स्टिक सेरेमनी होने लग गई। और लोग जो है, क्या ऐसे रवैये, ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे माजी के जाने वाले सदर और आने वाले जो सदर हैं वो भी इस तरह से खुश आइंद, इसी तरह से पॉलिटिकल, इसी तरह से पॉलिटिकल जो तस्लीम करने तो बड़ी बात है, अगले की जीत ही तस्लीम, वही बात है ना कि अगर वो अगर जीत जाएं तो फिर इसका मतलब है कि हर बुराई जो है वो आपकी छुप जाती है। लेकिन अगर हार जाएं तो वो सारा मलबा जो है वो डाल दिया जाता है धांधली के ऊपर। कोई ये नहीं कह सकता, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाए और कहे कि हाँ, और क्या बहैसियत मुसलमान, क्या बहैसियत पाकिस्तानी, और हम किसकी कौम है? कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह की, जो सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर के ऊपर पूरा पाकिस्तान का मुकदमा जीत। जनरल साहब, इस पे आपके भी कमेंट्स चाहूंगी, क्योंकि मरियम साहिबा ने कल बाकायदा तौर पे ऐलान किया था कि उनके नाम भी हैं, सारे सबूत भी हैं। वैसे उस दफा हर दफा वीडियोस होती हैं, इस दफा वीडियो नहीं थी, लेकिन सारी इंफॉर्मेशन उन तक पहुंच गई थी। अब अब्दुल्ला गुल साहब कह रहे हैं कि अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है, आपके पास एविडेंस है और आप उसको हाइड कर रहे हैं, तो इट्स अ क्राइम। तो अब उन पर वाजिब है, लाजिम है कि वो सारे एविडेंसेस जो हैं वो इलेक्शन कमीशन पे जमा कराए, ताकि ये केस मंतकी अंजाम तक पहुंचे और आगे ऐसी कोई प्रैक्टिस करने की कोशिश ना करे। चूंकि उन्होंने ये बात पब्लिकली कही है, तो मेरा ख्याल जो भी इंक्वायरी करने वाला कमीशन है या अदालत जो इस पर कार्रवाई कर, ये उनका अभी तो फर्ज बनता है कि उनको मालूम है कि मरियम साहिबा ने क्या फरमाया है, तो उनको बुलाएं। वो ये ना भी आए तो उनको बुलाएं। मैं तो असल में किसी और बात से परेशान हूं, वो ये है कि आपने देखा कि ये तमाम सियासी जमातें एक दूसरे के गिरेबान इन्होंने पकड़े हुए हैं, एक दूसरे को चित करने की कोशिश में लगे हुए हैं। आपने कभी इनके मुंह से अवाम की कोई बात सुनी है कि पीने का साफ पानी किसी को मिला या कि नहीं मिला, या जो तालीम के बारे में क्या मामलात हुए? ज्यादा तो इस बात पे मतभेद होनी चाहिए कि जी आपने अभी तक तालीम का निजाम ठीक नहीं किया, हमने ये कर दिया था, आप ये नहीं कर पाए। तो आहिस्ता आहिस्ता हमें, जब तक आप अवाम की बात नहीं करेंगे तो अवाम ये सोचने पे मजबूर होंगे कि भाई ये सियासत खेल है किस बात का। क्या इसका ये मतलब है कि पैसे के जोर पे पावर में आओ और पावर में आके और पैसा बनाओ
और जो पावर में आ जाए वो पावर में रहने की कोशिश करे, और जो पावर के बाहर हो वो पावर के अंदर आने की कोशिश करे। बस ये पूरा दायरा है। ठीक है इसके रसूल अलावा बख्श कोई और मकसद नहीं। ओके सर, रसूल बख्श साहब एक लास्ट सवाल, क्योंकि आर्टिकल 220 कहता है कि एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी टू असिस्ट कमीशन, यानी इलेक्शन कमीशन को एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज असिस्ट कर सकती हैं अगर वो चाहें किसी भी मामलात के लिए, किसी मामलात को हैंडल करने के लिए, उनके फराइज की अदायगी के लिए। यहाँ पर उनका कोई रोल बनता है, इलेक्शन कमीशन उनसे कोई दरख्वास्त करनी चाहिए? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि अगर दोबारा वो इंतखाबात कराने की इजाज़त दे रही हैं, और बल्कि वो उन्होंने फैसला किया है और आर्डर्स दे रहे हैं कि दोबारा इंतखाबात कराए जाए, तो ये जो बदनज़मी हुई है या फिर कोई कहीं पे धांधली हुई है, उसके बारे में भी तो उनको कमीशन बनाना चाहिए, तहकीकात होनी चाहिए, और जो जिम्मेदार हैं जो उनका ताल्लुक किसी भी पार्टी से हो, उनके बारे उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये काम लाजमी तौर पे करना चाहिए। ठीक है, और मेरा ख्याल है ये आज जो एक अच्छी मिसाल कायम हो गई है, ये आगे फिर अच्छी मिसालें कायम होना कम से कम शुरू हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया रसूल बख्श। इस बार एविडेंस ले लें, मेरे ख्याल में इस बार एविडेंस ले लें, ताकि एक दफा कसम से बाल सफेद हो रहे हैं, तुम्हारी मेरे पास वीडियो है, हम बचपन से सुन रहे हैं एविडेंस आएगा, अब बाल सफेद हो रहे हैं, खुदा के लिए अब एविडेंस दे दे एक दफा। ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला गुल साहब। बात ये है कि, और सबसे अच्छी बात है कि फैसला आया, ऑल्दो के गवर्नमेंट की ने जो कहा था कि जी उन्हीं हल्कों में कराएं, उसके खिलाफ आया, लेकिन उसके बावजूद गवर्नमेंट ने उसको तस्लीम किया, और अगर वो उसकी अपील में जा रही है तो वो उनका कानूनी हक है और वो उसको एक्सरसाइज करने का पूरा राइट रखते हैं। नादिर मिर्जा को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।